दोस्तों, आपका स्टोरी अड्डा में स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे अब क्या होता है। बीता कल किसी बुरे सपने की तरह अंजलि के मन में घूम रहा था। रात भर भी उसे ढंग से नींद नहीं आई थी। इतना सब हो जाने के बाद भी अंजलि ने ये ठान लिया था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करने दे सकती। यही सब सोचते हुए अंजलि सुबह खन्ना मैंसन से तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकली। वो काम में लगकर सभी बीते बातें भुला देना चाहती थी। अंजलि हॉस्पिटल पहुंचकर रोज की तरह कुछ पेशेंट की फाइल्स पढ़ रही थी कि तभी उसे किसी का कॉल आया। अपने फ़ोन पर हॉस्पिटल डीन का नंबर फ्लैश होते हुए देख उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे इतनी सुबह कॉल किया। एक्चुअली अंजलि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। 5 मिनट के लिए अंदर मुझसे मेरे काबिन में मिलो। डीन ने अंजलि से कहा और बिना उसका जवाब सुने कॉल कट कर दिया। अंजलि भी डीन की हरकत से थोड़ी समझती थी। फ़ौरन उनके केबिन की तरफ बढ़ी। इतनी सुबह डीन को कॉल, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ये सोचते हुए अंजलि जा रही थी कि तभी उसे डीन के केबिन की तरफ से एक जाना पहचाना शख्स उसकी ओर से आते हुए दिखा। उसे देख अंजलि के चेहरे का रंग अचानक से पीला पड़ गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अंजलि का पति निखिल था, जो उसे देखकर इस कदर मुस्कुरा रहा था मानो कोई भूखा भेड़िया मेमने को अकेला पाकर खुशी मना रहा हो। अंजलि ने अपनी निगाहों उससे फेर ली और इस वक्त निखिल से कोई बात नहीं करना चाहती थी। अंजलि को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस वक्त क्या कर रहा था यहाँ। रात तक कहाँ रहती हो मैडम? किस बिजनेसमैन को जाल में फंसाने का इरादा है? जितना मुझे याद है कि अभी तक तो किसी भी कंपनी के दिवालिया होने की न्यूज़ नहीं आई। निखिल ने अंजलि को जानबूझकर हर्ट करने के लिए इरादे से उसे पूछा। अंजलि उसकी इस बेहुदा बात से और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो चुपचाप बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगी, लेकिन निखिल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। एक गैर मर्द की पैंट पर गिरी शराब का स्वाद अच्छा लगता होगा ना तुम्हें? तुम सच में पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किस शख्स की बीवी हो? निखिल ने अंजलि की कलाई पर पकड़ कसते हुए गुस्से से पूछा। हालांकि उसका ये गुस्सा दिखावटी था, ये साफ समझ आ रहा था। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अगर तुम मेरे परिवार को परेशान नहीं करते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। छोड़ो, जाने दो मुझे। अंजलि ने गुस्से से निखिल का हाथ झटकते हुए कहा। तुम्हारा ये खच्चा परिवार पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है ना? कैसे कोई अपनी बेटी को ही ऐसे किसी आदमी के पास भेज सकता है? तुम तो अब सच में बिल्कुल बिकाऊ हो चुकी हो। उन्होंने तुम्हें भेजा और तुम मुंह उठाए वहाँ चली भी गई। तुम कितनी गिर चुकी हो अंजलि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाउ चीप! निखिल ने दांत पीसते हुए कहा। वो इस वक्त अंजलि को नीचा दिखा रहा था। वही अंजलि जिसने पिछली 5 सालों में उसे पागलों जैसे प्यार किया था। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल में निखिल एक तेज खंजर से वार कर रहा था। जिस इंसान से उसने इतनी शिद्दत से प्यार किया था, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि अब निखिल की असलियत उसके सामने आ चुकी थी। वो निखिल के इशारों पर अब और नहीं नाचने वाली थी। उसकी आंखें भर आई थी और गला भी भारी हो चुका था। लेकिन आज अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी और निखिल की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं गिरी हुई इंसान हूँ तो तुम क्या हो निखिल ओबराय? तुम भी तो अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी रातें बिताते हो। क्या इस तरह तुम चीप नहीं हो क्या?
अंजलि की बात सुनकर निखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निखिल ने मुट्ठियों को कस ली थी और उसके माथे की नसें भी साफ नजर आने लगी थी। अगर इतनी हिम्मत है तो जो तुमने अभी कहा फिर से कहो। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीप कहने की? शायद तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया जो तुम्हारे चाचा के साथ हो रहा है। या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सो कॉल्ड परिवार को सड़क पर ले आऊं? तुम इन 5 सालों में भी अपने पति को अच्छे से नहीं जान पाई हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। निखिल ने अंजलि को उंगली दिखाते हुए धमकी दी और वहाँ से चला गया। अंजलि ने भी बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोका। उसके पति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बीवी के मायके वाले उसे बेच रहे थे, वो तो उल्टा उसका मजाक बना रहा था। आखिर कौन सा पति चाहेगा कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द छुए? पर निखिल ना तो उसके हालातों को समझ रहा था और ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। उल्टा उसने तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ शादी के बंधन में बांध रखा था। कुछ देर बाद अंजलि और हॉस्पिटल के डीन उनके सामने ऑफिस में बैठे हुए थे। अंजलि सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखे जा रही थी, जो शायद अभी भी अंजलि को कुछ कहने के लिए शब्द इकट्ठा कर रहे थे। अंजलि, तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। डीन ने काफ़ी सोचने के बाद ये शब्द अंजलि से कहे। इट्स ओके सर, ये मामूली सा ही तो जुकाम है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा और आप यकीन रखिए मैं अपने काम पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने दूंगी। अंजलि ने बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। डीन ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि, तुम काफ़ी समझदार हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तो जानती ही हो कि मैंने हमेशा ही चाहा है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर बनो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में लिया था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट अंजलि, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि इस हॉस्पिटल की एक रेपुटेशन है। अगर यहाँ के एम्प्लॉय कुछ भी ऐसा करते हैं जो समाज के लिए सही नहीं है या समाज उसे बुरी नज़र से देखता है, तो इससे हॉस्पिटल की इमेज पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। डीन ने अंजलि को समझाते हुए कहा। सर, आप प्लीज़ मुझे बताइए एक्चुअली हुआ क्या है? मेरे कोई काम से कोई कमी रह गई क्या, या आपको मेरे किसी काम से कोई प्रॉब्लम है? आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। अंजलि ने डीन को मनाते हुए कहा। पहले इसे देखो फिर कुछ कहना, डीन ने अंजलि के हाथों में अपना फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। फ़ोन में देखते ही अंजलि की आंखें बड़ी हो गई और उसके पैर तक कांपने लगे थे। उसमें कल रात की कुछ तस्वीरें थी। जो तस्वीरें अंजलि देख रही थी उसमें वह मिस्टर मल्होत्रा के आगे घुटने पर बैठी हुई थी और वाइन चाटने के लिए आगे बढ़ ही रही थी। हालांकि उन तस्वीरों में अंजलि जिस आदमी के साथ थी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर अंजलि उनमें साफ नज़र आ रही थी। उन तस्वीरों को देखकर अंजलि बेहद शर्मिंदा हो गई। उसके पास अब कोई लफ्ज नहीं बचे थे अपने आप डिफेंड करने के लिए। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आखिर वो डीन को समझाती भी तो क्या? वो जानती थी कि यहाँ कोई उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कैसे कह सकती थी कि उसके साथ ये सब उसके अपने अंकल ने किया था? उसे ना चाहते हुए भी उस आदमी के सामने झुकना पड़ा था। किस्मत इस वक्त उसके साथ नहीं थी, इसलिए अंजलि ने कुछ ना बताना ही सही समझा। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं आपके लिए या इस हॉस्पिटल के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करूँगी। मैं आपको अपना
रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दूंगी। मैं चलती हूँ, अंजलि ने डीन से कहा और चुपचाप चेयर से खड़ी होकर ऑफिस से बाहर आ गई। उसके दिमाग में कुछ देर पहले निखिल की कही हुई बातें चल रही थी। उसके लिए गेस करना मुश्किल नहीं था कि ये फ़ोटोज़ किसने फैलाई थी। पहले तो उसने उसे डिवोर्स देने से मना कर दिया ताकि वो उसे परेशान कर सके। अब उसने उसका तस्वीर कैरियर भी तबाह कर दिया। जिस तरह से उसने उसकी फ़ोटोज़ फैलाई थी, अब किसी भी जगह उसे नौकरी मिलना नामुमकिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंटी सोनिका को अपने रेजिग्नेशन के बारे में कैसे बताएगी। आखिर इस सब में उसे बस वही थी जो उसके अच्छे से पेश आती थी। हालांकि अंजलि इस बात से अनजान थी कि उसकी इस बर्बादी के पीछे सोनिका का ही हाथ था। इससे पहले कि पूरे हॉस्पिटल में उसके रेजिग्नेशन की खबर फैल जाए, अंजलि जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जब फ़ोन की स्क्रीन देखी तो ये निखिल का कॉल था। उसका नाम फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन पर देखकर अंजलि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, अंजलि ने भारी आवाज़ में कहा, कैसा लग रहा है सबकी अटेंशन पाकर? तुमने जो कहा था अब तुम्हें उसके लिए पछतावा होगा, निखिल ने अकड़ते हुए कहा। आई डोंट रिग्रेट, इट्स ओके। मैं अब भी कहूँगी कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो। यू आर चीप, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। इस वक्त अंजलि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह नहीं जानती थी कि आखिर वह किस तरह से अपने गुस्से को जाहिर करे। अंजलि के अंदर इस वक्त मौजूद दर्द, नाराज़गी और चिढ़ में अब गुस्से का रूप ले लिया था। अंजलि जैसी भोली भाली इंसान इतनी गहरी चोटी खाकर अब चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उसके अंदर इस वक्त काफ़ी सारी बातें थी जो वो खुद में ही छिपाए हुई थी। दूसरी तरफ निखिल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो भी इस वक्त गुस्से में था। तो ये बात है, अगर तुम्हें मैंने अपने कदमों पर गिराकर भीख मांगने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी निखिल ओबराय नहीं, निखिल ने अपनी मुट्ठी में फ़ोन कसते हुए कहा। अंजलि ने भारी मन से फ़ोन पॉकेट में रखा। उसका मन शांत नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से अपना सामान लेकर अंजलि बाहर ही जाने वाली थी कि उसकी नज़र हॉस्पिटल में बने छोटे से मंदिर में गई। खुद को शांत करने के लिए वो उस मंदिर में पहुंच गई। हे भगवान, आपको तो मेरी सारी सच्चाई पता है। आपको मालूम है कि मैंने किस मजबूरी में ये सब कुछ किया है। फिर मुझे अकेले इस बात की सज़ा क्यों मिल रही है? और निखिल, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान होगा। उसने तो अपनी ही पत्नी को नहीं बख्शा, और वो भी तब जब मेरा नाम तो उससे जुड़ा हुआ है। मेरी बदनामी से उसकी भी इज्जत उछलेगी, पर फिर भी वो ये सब कर रहा है। इन सब के बाद तो मुझे लगता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसने 5 सालों तक ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद रखी। थोड़ी देर तक उस मंदिर में बैठे बैठे अंजलि को कुछ बेहतर महसूस होने लगा, लेकिन उसे अभी भी इस बात की चिंता थी कि अब उसके कैरियर का क्या होगा। अपना सामान लिए वो हॉस्पिटल के मंदिर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक से किसी ने से टकरा गई। हेलो अंजलि, व्हाट कॉन्सिडेंस, उस आदमी ने कहा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सूत्र का मैनेजर राघव था। अंजलि ने एक फेक स्माइल के साथ राघव की ओर देखते हुए कहा। उसे राघव से हॉस्पिटल के मंदिर में मिलने की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो आप इस हॉस्पिटल में काम करती हैं? राघव ने अंजलि से कहा। करती थी, अंजलि ने मायूसी के साथ जवाब दिया। राघव अंजलि के शब्दों से और उसके हाथ में वो सामान देखकर कुछ हद तक समझ चुका था कि अंजलि का क्या मतलब था। इसलिए उसने इससे आगे अंजलि से यहाँ काम करने के बारे में कुछ नहीं पूछा। अंजलि, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? राघव ने अंजलि से पूछा।
मुझे लगता है शायद मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। आप ही हैं जो इस वक्त मेरी मदद कर सकती हैं, राघव ने जोर भरते हुए कहा। राघव की बात सुनकर अंजलि काफ़ी हैरान थी। अभी कुछ देर पहले वो बस अपने लिए ही तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। क्या सच में उसकी इतनी जल्दी सुन ली गई थी? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे इस वक्त किसी की मदद कर सकती थी। जिन हालातों में वो फंसी हुई थी, उसे खुद किसी की मदद की ज़रूरत थी। अभी तो वो अपने आप की ही मदद करने की हालत में नहीं थी, तो राघव को भला उससे क्या काम? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो जानने के बाद और अब उसकी नौकरी जानने के बाद भी आखिर वो उससे किस चीज़ की मदद चाहता था। अंजलि अपने ख्यालों में ही खोई थी कि राघव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे इस शहर के डॉक्टर्स के बारे में नहीं पता। सर के प्राइवेट डॉक्टर्स इस वक्त शहर से बाहर हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि आप भी एक डॉक्टर हैं, तो क्यों ना आप ही उनका ट्रीटमेंट कर दें। उनकी हालत इस वक्त सच में काफ़ी ख़राब है। राघव की बात सुनकर वो कसमक से पड़ गई थी कि क्या उसे फिर से रुद्र के घर जाना चाहिए। उसने पहले शूद्र को उकसाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब वो जानती थी कि शूद्र का बच्चा है और वो जानती थी कि एक पत्नी को कैसे महसूस होता है जब वो सुने कि उसका पति किसी और के साथ है। अब उसे शूद्र के पास जाने को ठीक नहीं लग रहा था। वो ये भी जानती थी कि पिछली 2 बार जब वो शूद्र से मिली थी, शूद्र उसके बिजनेस में मदद करने के बारे में नहीं सोच रहा था। वो तो उसके पास गई ही मदद मांगने के लिए थी, और अगर वो मदद करना ही नहीं चाहता तो अब उसके पास जाना बेफिजूल होगा। राघव ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस कर लिया था, तो उसने जल्दी से अंजलि के हाथों से बॉक्स ले लिया और कहा, आप एक डॉक्टर हो, एक बीमार आदमी की ट्रीटमेंट करना आपका फ़र्ज है। आप ऐसी हालत में उनकी मदद ना करके अपने फ़र्ज से मुंह कैसे मोड़ सकती हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाएंगी? राघव की बातों सुनकर अंजलि थोड़ी परेशान सी हो गई, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी को उसकी वजह से कुछ हो जाए। अंजलि एक नेक दिल इंसान थी, वो किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। अब चलिए जल्दी, उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, राघव ने अंजलि से कहा और उसका बॉक्स लेकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। अंजलि के पास अब उसके साथ जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अंजलि चुपचाप राघव के साथ कार में बैठकर शूद्र के विला में निकल गई। शूद्र जैसे पावरफुल बैकग्राउंड के इंसान की ये वीकनेस एक्सपोज नहीं की जा सकती थी, इसलिए राघव ने किसी भी अनजान को ले जाने का रिस्क लेना चाहता था, और खुशकिस्मत से उसे अंजलि मिल गई। शूद्र के इस इंजरी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। आई एम सॉरी अंजलि, मैं जानता हूँ आपकी खुद की लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ हैं, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर के प्राइवेट डॉक्टर्स तो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, और प्लीज़ आप भी उनकी इस हालत के बारे में किसी से मत बताइएगा, राघव ने अंजलि से कहा। अंजलि ने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद राघव उसे सीधा शूद्र के विला में ले गया। पूरे रास्ते अंजलि के दिमाग में एक ही बात थी कि वो उसे देखकर शूद्र यही सोचेगा कि अंजलि जानबूझकर दोबारा उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। वो अपने ख्यालों में इस तरह खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग कब विला में पहुंच गए। कुछ ही देर में वो लोग विला के अंदर थे। राघव उसे शूद्र के रूम में ले गया। जब वो तीनों शूद्र के रूम में एंटर हुए तो शूद्र को देखकर उनके चेहरे पे घबराहट सी आ गई। शूद्र बेड पर लेटा सोया हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। मिस्टर सूर्यवंशी, आप ठीक हैं? अंजलि ने शूद्र को हिलाते हुए कहा।
अंजलि के छूने से शूद्र की नींद खुल गई। उसने जागते ही अंजलि की कलाई पकड़ ली। अगले ही पल अंजलि को शूद्र ने खुद की ओर खींच लिया और अब अंजलि शूद्र के सीने पर आ गई थी। शूद्र की आंखें देखते ही वो थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि शूद्र की आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थीं और इस वक्त उसकी आंखों में कुछ अजीब सी भावनाएं छिपी हुई थी, जिन्हें अंजलि भी समझ नहीं पा रही थी। शूद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन तो ऐसे थे मानो वो अपने सामने आने वाले किसी भी शख्स को कच्चा चबा जाएगा, जिस वजह से अंजलि की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसे इस वक्त शूद्र से काफ़ी डर लग रहा था। उसने पूरा जोर लगाया और शूद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाकर बेड से कुछ दूर पर सीधे जा खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शूद्र ने अंजलि को घूरते हुए कहा। मैं आपको देखने आई हूँ। अंजलि ने घबराते हुए हड़बड़ी में जो मुंह में आया वो बोल दी। क्या? शूद्र ने एक कंफ्यूज चेहरे के साथ पूछा। मेरा मतलब है कि मैं आपको ट्रीटमेंट करने आई हूँ, अंजलि ने अपने वर्ड्स करेक्ट करते हुए कहा। शूद्र अंजलि की बात सुनकर उठकर बैठ गया। उसने गर्दन घुमाकर राघव की तरफ देखा। राघव भी अंजलि की तरह ही शूद्र की इन अजीब नज़रों से डर गया था। उसने जल्दी से गर्दन झुका ली। आज तो मेरी नौकरी पक्का जाएगी लगता है। सर मुझे और इस लड़की दोनों को घर से निकाल देंगे, राघव ने मन में सोचते हुए कहा। अब मैं आ गया हूँ तो प्लीज़ मुझे अपना चेकअप कर लेने दीजिए। आपको फीवर भी है क्या? अंजलि ने शूद्र की ओर देखते हुए थोड़ा हिचकिचाकर पूछा। नहीं, मुझे फीवर नहीं है, शूद्र ने रूखा सा जवाब दिया। शूद्र अभी भी राघव की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे का रंग तो उसे इंसान की तरह से उड़ गया था, जिसको अगले ही पल फांसी चढ़ाने वाली हो। लेकिन शूद्र जानता था कि राघव उसके लिए बहुत परेशान था और उसका इरादा बस शूद्र की मदद करने का था। जहां राघव शूद्र के उस पर चिल्लाने का वेट कर रहा था, वो शूद्र के शब्द सुनकर हैरान हो गया। शर्ट उतार दूं मैं? शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए पूछा। अंजलि ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन राघव का भी था। वो भी शूद्र के सवाल से हैरान था। उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि क्या ये वही शूद्र सूर्यवंशी था जिसे लोग गॉड ऑफ किलिंग के नाम से बुलाते थे। उसने कभी भी शूद्र को इतनी आसानी से किसी से बात करने के लिए राजी होते नहीं देखा था। मेरी इंजरी चेक करनी है या नहीं तुम्हें? अगर मैं शर्ट नहीं उतारूंगा तो तुम मेरी चोट कैसे देखोगी? शूद्र ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। ओह हाँ, आपको अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी, अंजलि ने नज़र इधर उधर घुमाते हुए जवाब दिया। अंजलि ने इतना कहते ही शूद्र ने अपनी शर्ट की बटन खोलना शुरू कर दिया। अंजलि उसके ऐसा करने पे थोड़ी नर्वस सी हो गई थी। वो चाहकर भी अपने दिमाग को अजीब बातें सोचने से रोक नहीं पा रही थी। अंजलि के कान और चेहरा दोनों ही गर्म हो रहा था, फिर भी वो उसके बगल में बैठकर उसकी चोट देखने लगी। वही राघव भी अब वहाँ थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। क्यों रुकिए आप, अंजलि ने घबराते हुए बड़ी आंखें से कहा, पर तब तक राघव बाहर जा चुका था। शूद्र को अंजलि की ऐसी हरकत पर हंसी आ रही थी। वो धीरे धीरे अंजलि के करीब आ गया। अंजलि को ध्यान दरवाजे पर ही था कि उसे शूद्र की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वो एकदम से पीछे हट गई। उसने शूद्र को पहली बार बिना शर्ट के देखा था। हाँ, उस रात भी जब वो दोनों इतने करीब हुए थे। उसने शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन उस वक्त वो नशे में थी और बाद में उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं था। अंजलि खुद को ये एडमिट करने से नहीं रोक पाई कि शूद्र की बॉडी बाकी आदमियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी।
ऑफ कोर्स वो एक डॉक्टर थी तो उसने पहले से ही कई आदमियों की ट्रीटमेंट किया था। उसे और आदमियों के ऐसे शर्टलेस देखा था, पर किसी की बॉडी उसे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी थी। तुम्हें क्या लगता है कब तक ठीक होगा ये? शूद्र ने मुड़कर अंजलि की तरफ पीठ करते हुए कहा। शूद्र की पीठ पर काफ़ी गहरे जख्मों के निशान थे। अंजलि अंदाजा लगा ही रही थी कि उसी वक्त इन जख्मों ने शूद्र को कितनी तकलीफ दी होगी। आप प्लीज़ बेड पर लेट जाइए, मैं आपको चोट पर ऑर्नामेंट लगाकर थोड़ी सी मसाज कर देती हूँ, इससे आपको बेटर फील होगा। अंजलि ने शूद्र के जख्मों को देखते हुए कहा। शूद्र चुपचाप बेड पर पेट के बल लेट गया। जैसे ही अंजलि ने उससे कहा, अंजलि बड़ी सॉफ्टली शूद्र की पीठ की मसाज कर रही थी। तुम क्यों आई हो यहाँ? शूद्र ने बहुत कॉडली अंजलि से पूछा। आपके मैनेजर मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिल गए थे। उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। कल आपने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं आज आपकी मदद कर रही हूँ। ना तो आज मैं यहाँ आपको उकसाने आई हूँ और ना ही मदद मांगने। ये बस मैं आपके एहसान का कर्ज चुका रही हूँ, अंजलि ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा। इसके बाद शूद्र ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। वो चुपचाप लेटा रहा और अंजलि भी खामोशी से उसकी पीठ पर दवाई लगाती रही। वहीं दूसरी तरफ खन्ना मेंशन में अंजलि के अंकल और आंटी के दिमाग गर्म हो रहा था। उन्हें पता चला गया था कि अंजलि ने कल क्या हरकत की थी और उनकी डील फाइनल नहीं करवा पाई थी। ऊपर से कोई उसे वहां से ले गया था, जिस वजह से उसे एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई। किसी काम की नहीं है ये लड़की। मन तो कर रहा है जान ले लूं उसकी। उसकी वजह से इतना बड़ा इन्वेस्टर हमारे हाथ से निकल गया। इसकी वजह से हम भी अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इंद्रजीत ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। तुम शांत हो जाओ, मैं इतनी आसानी से ये डील हाथ से जाने नहीं दूंगी। मुझे सड़क पर रहने का शौक नहीं है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम फिक्र मत करो, अब मैं अपना खेल खेलूंगी। वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट जरूर करेगा, सोनिका ने एक देवीलिश स्माइल के साथ कहा। कैसा खेल? क्या करने वाली हो तुम? इंद्रजीत ने सवालिया नज़रों से सोनिका को देखते हुए पूछा। वो अभी भी अपनी पिछली नाकामयाबी को भूल नहीं पाया था, वही जिसमें मैं माहिर हूँ। उस इमोशनल फूल के साथ इमोशनल ड्रामा करना होगा और किसी भी तरह मिस्टर मल्होत्रा को एक बार फिर मीटिंग के लिए मनाना होगा, सोनिका ने अपना शैतानी दिमाग लगाते हुए कहा। अगर उसने इस बार भी गड़बड़ कर दी तो क्या करोगी? वो लड़की पिछले कुछ दिनों से बस हमारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ रही है। मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इंद्रजीत ने परेशान सोचते हुए कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो, उस पर नहीं तो मुझ पर यकीन रखो। इस बार वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, सोनिका ने कहा और फिर अचानक से मन ही मन कुछ सोचते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। शूद्र के विला में इस वक्त सिर्फ शूद्र और अंजलि मौजूद थे। अंजलि शूद्र की मसाज करने के बाद रूम से बाहर आ गई थी और उसने राघव को कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बाहर भेज दिया था। वो जब घर जाने लगी तो उसे याद आया कि उसका सामान तो राघव की गाड़ी में ही पड़ा था और अब उसके पास वहाँ रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंजलि की हालत इस वक्त जुखाम और सर दर्द में काफ़ी ख़राब थी। वो राघव का इंतज़ार करते हुए कोच पर ही सो गई। इस वक्त उसके शरीर की काफ़ी ठंड महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद उसे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। शूद्र ने अपनी बाहों में उठा लिया। अंजलि को उसके शरीर की गर्मी से आराम महसूस हो रहा था, इसलिए वो उससे लिपट गई। शूद्र उसे इसी तरह उठाकर अपने साथ अपने बेडरूम में ले गया। शेर की गुफा में होते हुए भी इतनी आराम से सो रही है, शूद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। वही राघव मैन डोर पर इसी
कसमकस में खड़ा था कि उसे अंदर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसे तो बस इतना दिख रहा था कि शूद्र अंजलि को गोद में उठाए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अंदर जाऊं या नहीं? क्या सर इस लड़की के साथ? मैं दवाई रख के जल्दी से निकल जाऊंगा, राघव ने अपने मन में सोचा। शूद्र ने अंजलि को बड़े ध्यान से बिना उसकी नींद खराब किए बेड पर लिटा दिया। अंजलि ने अभी भी उसकी शर्ट की मुट्ठी में भर रखा था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। शूद्र ने थोड़ा नज़दीक होकर सुनने की कोशिश की तो अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। शूद्र ने गौरी को अपने बेड पर लिटाया था, जिस पर आज तक उसके सिवा कोई बैठ नहीं पा रहा था। गौरी ने शूद्र की शर्ट नींद में होते हुए भी कसकर पकड़ रखी थी। छोड़ो, रुद्र ने गौरी की कलाई पकड़ते हुए कहा। अंजलि की कलाई को छूने से रुद्र को एहसास हुआ कि जो लड़के यहाँ कुछ देर पहले उसका इलाज करने आई थी, वो खुद इस वक्त बीमार थी। अंजलि को काफ़ी तेज बुखार था। रुद्र ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो जो पीला पड़ चुका था। अंजलि के चेहरे पे मासूमियत और खूबसूरती दोनों ही झलक रही थी। रुद्र कुछ पल तो उसके चेहरे को बस देखता ही रहा, मानो अंजलि के उस चेहरे पे कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहा हो। लेकिन अगले ही पल रुद्र के चेहरे पे गुस्सा झलक उठा जब उसने गौरी को नींद में निखिल का नाम बड़बड़ाते हुए सुना। निखिल, रुद्र ने गौरी के मुंह से बस यही शब्द सुना था और उसकी भौहें आपस में जुड़ गई थी। रुद्र ने अंजलि के हाथों को गुस्से से अपने कपड़ों पर से हटा दिया। वो उसे बस उसी गुस्से भरी लाल निगाहों से घूरने लगा था। बेशक अंजलि बेहद खूबसूरत थी, किसी भी की नियत को डगमगाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मेरे बिस्तर पर होते हुए किसी और आदमी का नाम ले रही है। वेरी गुड, रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा और बेड से खड़ा होकर बेडरूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर निकलते ही शूद्र राघव से टकरा गया, जो स्टडी रूम में दवाइयाँ रख के तेजी से बिला से बाहर भाग रहा था। सॉरी सर, पर आप इतनी जल्दी रूम से बाहर आ गए। नहीं, मेरा मतलब अंजलि को आप रूम में, राघव ने हड़बड़ाते हुए कहा। शूद्र के चेहरे पर उसे गुस्सा नजर आ रहा था, इसलिए वो डर के मारे ढंग से उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फीवर है उसे, तबीयत खराब है उसकी, शूद्र ने बेडरूम के दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। ओह, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसकी तबीयत बेहद ख़राब है। बेचारी को कल के इंसिडेंट की वजह से शायद हॉस्पिटल से ही निकाल दिया गया है, राघव ने अफसोस से भरी आवाज़ में कहा। कुछ ज़्यादा ही फिक्र है तुम्हें उसकी, उसी के मैनेजर क्यों नहीं बन जाते तुम, शूद्र ने कॉडली कहा। शूद्र पता नहीं क्यों अंजलि के मुंह से निखिल का नाम सुनकर भड़क गया था। उसे अब वो बातें याद आ रही थी जब बीच में खबर फैली थी कि ओबरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ समीर निखिल ओबराय की बीवी उससे बहुत प्यार करती है। अब अंजलि के मुंह से निखिल का नाम सुनकर शूद्र को एहसास हो रहा था कि वो अभी बातें सच थी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैनेजर तो मैं आपका ही रहूँगा। दरअसल मैं हॉस्पिटल में जब आपके लिए डॉक्टर ढूंढने गया था तो वहाँ अंजलि से मुलाकात हो गई थी और मैं उसे यहाँ ले आया। आप बस कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी पीठ का दर्द, राघव ने शूद्र से बड़ी सिंसियरिटी के साथ पूछा। अब पहले से बहुत बेहतर है, शूद्र ने पॉकेट से सिगरेट निकालकर होठों के बीच रखते हुए कहा। फिर तो अंजलि काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, राघव ने एक्सीमेंट में कहा। शूद्र ने जब तिरछी नज़र से राघव को देखा तो वो बेचारा सा मुंह बनाकर बस सर झुकाए खड़ा हो गया। शूद्र ने लाइटर से सिगरेट जला ली, लेकिन अगले ही पल बिना एक भी फूंक लिए उसने उसे बुझा दिया। राघव उसे देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि शूद्र हमेशा से ही
काफ़ी ज़्यादा स्मोक करता था। राघव ने कभी भी उसे किसी सिगरेट को बीच में बुझाते देखा ही नहीं था। अंजलि के आने के बाद से सर में काफ़ी बदलाव आ गया है। राघव ने सूत्र को देखते हुए सोचा। मुझे ऐसे देखना बंद करो और स्टडी रूम में चलो। शूद्र ने स्टडी रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। राघव भी चुपचाप शूद्र के पीछे पीछे स्टडी रूम की तरफ चला गया। अंजलि काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। अब वो शाम होने आई थी और वो अब भी शूद्र के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसका पूरा बदन बुखार की वजह से अब भी मानो टूट सा रहा था। बड़ी मुश्किलों से उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में इस वक्त अंधेरा सा था। बस बेड के पास लैंप ऑन था, जिससे कमरे में काला अंधेरा नहीं था। उसे सब हल्का धुंधला सा नजर आ रहा था। अंजलि जानती थी कि ये उसका कमरा तो नहीं था। अंजलि ने गर्दन घुमाकर देखा तो शूद्र एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। अंजलि उसे देखकर पहले तो डर गई थी। शूद्र ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था, जिससे वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हे भगवान, मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? इनका मूड बहुत खराब लग रहा है। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, मानो जान में ही मार डालेंगे मुझे। अंजलि ने डर भरी निगाहों से शूद्र की और देखते हुए मन में सोचा। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल पाती, शूद्र ने उसकी ओर देखते हुए बड़ी कॉडली कहा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। शूद्र के ये बोलने के बाद गौरी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उसका दिल जानता था कि वो शूद्र के दिल में कोई स्पेशल इंसान नहीं थी। उसने बस अंजलि की हालत पर तरस खाकर एक बार फिर बस उसकी मदद की थी। अंजलि बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। सॉरी, आपको मेरी वजह से फिर तकलीफ हुई और थैंक यू फिर से मेरी मदद करने के लिए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर अंजलि दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि शूद्र की आवाज़ सुनकर वो रुक गई। मैं भी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारा घर रास्ते में ही तो है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शूद्र ने इतना कहा और चेयर से खड़ा हो गया। अंजलि की तबीयत वैसे भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने भी शूद्र को मना नहीं किया और चुपचाप उसके साथ उसकी कार में बैठ गई। इस वक्त राघव भी था गाड़ी में और वो कार चला रहा था। वो तीनों बिना एक भी शब्द कहे अपने ही ख्यालों में थे कि रेडियो पर बोली जा रही एक न्यूज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार में रेडियो पर इस वक्त ओबराय ग्रुप कंपनी की न्यूज चल रही थी। ओबराय ग्रुप की ऑफ कंपनीज इस वक्त शहर की टॉप कंपनीज में से एक है। बीते 2 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही कंपनियों को पीछे छोड़कर अपना एक नया स्टेटस सेट किया था। आप प्लीज़ रेडियो चैनल चेंज कर देंगे, अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाई और रेडियो पर एक गाना चला दिया। अंजलि के इस बर्ताव को शूद्र और माधव दोनों के चेहरे पे कन्फ्यूजन दिख रही थी। राघव ने गला साफ करते हुए बहुत ही कैजुअल तरीके से अंजलि से पूछा, बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी और मिस्टर ओबराय की शादी को 5 साल हो चुके हैं। आप लोगों को रिश्ता तो अब काफ़ी गहरा भी होगा, तो फिर उनके आगे बढ़ने की खबर से आप गुस्से में क्यों दिख रही हैं? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? अंजलि ने धीमी आवाज़ में कहा। क्यूरियोसिटी समझ लीजिए। जवाब नहीं देना चाहती है तो कोई बात नहीं, राघव ने बात को मजाक में लेते हुए कहा। बेशक काफ़ी गहरा रिश्ता है दोनों का, तभी तो ये बेहोशी की हालत में भी अपने पति का नाम बड़बड़ा रही थी। अब क्यूरियोसिटी शांत हो गई हो तो कार ड्राइव करने पर ध्यान दो, शूद्र ने थोड़ा चिढ़ते हुए कॉडली जवाब दिया। शूद्र की बात सुनकर कार में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया था। अंजलि और राघव दोनों ही इस वक्त हैरान थे। राघव समझ गया कि
इसके बाद उसका कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप रहा। लेकिन अंजलि ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शूद्र से पूछा, आपने नींद में मुझे निखिल का नाम लेते हुए सुना? शूद्र कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तभी अंजलि ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो जरूर आपने इसके आगे का शब्द नहीं सुने होंगे। कौन से शब्द? राघव ने एक्सीमेंट में पूछा। निखिल, तुम एक नंबर के कमीने हो, गौरी ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। अंजलि की बात सुनकर राघव को खांसी आ गई थी। वही शूद्र उसे हैरानी से देख रहा था। इसके बाद पूरे रास्ते तीनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। खन्ना मैंसन पहुंचने से पहले ही अंजलि ने कुछ दूरी पर कार रुकवा दी। बस यही उतार दीजिए मुझे। लेकिन खन्ना मैंसन तो अभी थोड़ा आगे है ना? राघव ने रिव्यू मिरर से गौरी को देखते हुए कहा। हाँ, पर मैं नहीं चाहती कोई मुझे आपकी कार से नीचे उतरते देख उल्टी सीधी अफवाहें फैलाएं, अंजलि ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा। अंजलि ने एक आखिरी बार शूद्र की ओर देखा और धीरे से उसे थैंक यू बोलकर अपना सामान लिए कार से उतरकर आगे बढ़ गई। वैसे सर, ये लड़की काफ़ी स्ट्रोटिंग कैरेक्टर है इसका, राघव ने अंजलि को देखते हुए कहा, जो अपने रास्ते आगे बढ़ते ही जा रही थी। मुझे तो नहीं लगता, शूद्र ने कॉडली जवाब दिया। शूद्र के इस जवाब ने राघव को हैरान कर दिया। उसने कभी शूद्र को किसी के जिक्र में इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था। उसे तो अक्सर लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। गिने चुने लोगों के अलावा आज तक शूद्र ने किसी को अपने घर में इंटर तक नहीं होने दिया। लेकिन गौरी को तो वो अपने वॉशरूम तक यहाँ और बेडरूम भी यूज करने दिया था। शूद्र ने एक आखिरी बार अंजलि की पीठ की तरफ देखा और फिर राघव को चलने का इशारा कर दिया। शूद्र का इशारा मिलते ही राघव ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। अंजलि जब घर पहुंची तो उसे घर के नौकर के अलावा कोई नहीं दिखा। उसने वहां काम करने वाली एक हाउस हेल्प की तरफ देखते हुए पूछा, माँ, चाची जी घर पे नहीं है क्या? उन्होंने कुछ बताया कहाँ गए हैं? उसकी बात सुनकर उस हाउस हेल्प ने उसे तिरछी नज़र से देखा और अपना काम जारी रखा। उसने अंजलि को सीधा जवाब देने की जगह अपने साथ वाली हाउस हेल्प से कहा, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो मीना रहती है, उसकी बेटी को तो होश भी नहीं था कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। कैसे पता होगा? लड़कों का पीछा घूमने से फुर्सत मिले तब ना, दूसरी हाउस हेल्प ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अंजलि उनकी बातों से समझ गई थी कि वो उसके बारे में ही सब बोल रही थी, यानी उसके अंकल इस वक्त हॉस्पिटल में थे। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अंजलि को पता था कि उसके चाचा जिस हॉस्पिटल में अंजलि काम करती है वही एडमिट हुए होंगे, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने रिसेप्शन से सारी जानकारी ली और अपने अंकल के वार्ड की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके अंकल बेड पर लेटे हुए थे और उसकी आंटी पास बैठे आंसू बहा रही थी। क्या हुआ माँ? चाचा जी ठीक तो है ना? अंजलि ने परेशान चेहरे के साथ पूछा। तुम्हारे चाचा को हार्ट अटैक आया था बेटा। हमें बड़ी मुश्किल से एक इन्वेस्टर मिला था, पर उस निखिल ने वो भी हमसे छीन लिया। जब मैं इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला तुमने रिजाइन कर दिया है, तो मैंने सोचा तुम पहले से ही परेशान होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। सोनिका ने इमोशनल होते हुए कहा। माँ, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है। अंजलि ने मोनिका को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा। अब निखिल से ही बात करनी होगी मुझे। अगर उसका गुस्सा तभी शांत होगा जब हम उससे भीख मांगेंगे, तो मैं उसके पैरों पर गिरकर भीख भी मांगने को तैयार हूँ। मैं अपने पति की ऐसी हालत नहीं देख सकती बेटा। सोनिका मैं रोते हुए कहा। मेरे होते हुए आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैं उससे बात करूँगी। आप चाचा जी का और अपना
ध्यान रखिए, अंजलि ने सोनिका से कहा और वार्ड से बाहर निकल गई। अंजलि के बाहर निकलने से सोनिका का वो बेचारा चेहरा फिर से एक चालाक लोमड़ी में बदल गया। इंद्रजीत जो अब तक बेड पर बेहोश पड़ा था, उठकर बैठ गया, जिसका मतलब था कि वो दोनों नाटक कर रहे थे। सोनिका ने भी अपने पति को ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अंजलि इंद्रजीत से सवाल जरूर करेगी कि उसने अंजलि को ऐसे किसी के मेज का सामान बनाकर वहां होटल में क्यों बेच दिया था। इसलिए सोनिका ने ये खेल रचा ताकि अंजलि का ध्यान उस बात से हट जाए। वार्ड से बाहर निकलते ही अंजलि ने निखिल को कॉल किया। उसने भी 2 रिंग में ही उसका फ़ोन पिक कर लिया। तो बोलो, कैसे लगा पूरा कार्यक्रम? अब भी यही कहोगी, दैट यू डोंट रिग्रेट इट? निखिल ने अंजलि को चिढ़ाते हुए पूछा। आखिर तुम चाहते क्या हो निखिल? मेरे परिवार को छोड़ने का क्या लोगे तुम? अंजलि ने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए पूछा। आज रात ओबराय मेंशन आ जाओ तुम, फिर बताता हूँ। इतना कहते हुए निखिल ने फ़ोन काट दिया। अंजलि ने उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और जैसे निखिल ने बोला था, रात के वक्त ओबराय मेंशन पहुंच गई। उसने अंदर आकर देखा तो घर में उसे कोई नौकर नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उसे निखिल के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही गौरी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें नम हो गई और उसकी मुट्ठियां कस गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।